आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के मल्टीपल जो एयरबेसेस हैं उनको तबाह किया, तो अपनी साख को बचाने के लिए पाकिस्तान ने झूठे प्रोपेगेंडा का सहारा लिया, जहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल फाइटर्स को मार गिराया। और आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये फर्जी क्लेम किया गया, जिसका कोई प्रूफ नहीं था, जिसका कोई सबूत नहीं था, उसको तुरंत चाइनीज मीडिया की तरफ से बैक मिला या बैकअप मिला। और उसके बाद अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने राफेल जेट के खिलाफ एक सुसंगठित तौर पर जो दुष्प्रचार का अभियान है वो जारी किया, जहां पर इंटेंशनली राफेल को बदनाम करने की कोशिश करी गई। इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, राफेल की साख को गिराना और चीन के घरेलू जो J-35 फाइटर जेट है उसके पक्ष में माहौल बनाना। और बाकायदा इसके लिए चीन ने फर्जी तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट से AI से बनी हुई तस्वीरें जो है वो दिखाई, और ये दिखाने की कोशिश करी गई कि जो मलबा है वो राफेल का है। और हमने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के पास कोई पुख्ता प्रमाण इसका नहीं है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको लेकर डिबेट काफी ज्यादा ट्रिगर हुई। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से राफेल गिराए जाने के प्रूफ मांगे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया में इसके प्रमाण बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनके पास से कोई भी ऐसा डेटा पुख्ता नहीं मिला जहां पर एक भी राफेल फाइटर के मार गिराए जाने की जो खबरें हैं वो सामने आई हो। और बाद में जो पाकिस्तान ने उन्होंने रॉयटर्स की तरफ से ये जारी करवाई खबर कि फ्रेंच इंटेलिजेंस ने मीडिया को बताया है कि भारत को राफेल का लॉस हुआ है, लेकिन बाद में आधिकारिक तौर पर फ्रांस ने भी आकर ये एक्सेप्ट किया कि भारत को कोई भी राफेल का लॉस नहीं हुआ है, एक भी सिंगल फाइटर जेट मार के नहीं गिराया गया। और ये चीजें अब पुख्ता हो गई हैं कि ये सारा का सारा जो दुष्प्रचार था ये चीन के द्वारा समर्थित था, और चीन ने J-35 के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इसका सहारा लिया था। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एवैक मार्क 2, जिसको आप एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम मार्क 2 के नाम से भी जानते हैं, इसके क्षेत्र में इनको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। DRDO ने ऑफिशियली इस समय ऐसे सिस्टम्स की इंजीनियरिंग शुरू कर दी है जो इस प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल यहाँ पर डुअल एक्टिव एरे रेडार, जिसमें एक डोर्सल माउंटेड एस बैंड एंटीना होगा जो कि वाइड एरिया डिटेक्शन के लिए जरूरी है, और एक नोज कोन माउंटेड एक्स बैंड एरे होगा जो कि प्रिसीजन ट्रैकिंग के लिए जरूरी है। इसका यहाँ पर कार्य जो है ये शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ऑलरेडी यहाँ पर जो ये चीजें हैं ये शुरू हो चुकी है, या पहले पूरी हो चुकी है, सॉरी। और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले जो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू था, PDR था फुल सिस्टम डिजाइन का, ये 2024 में ही जो पूरा है वो हो चुका है। और इसका मतलब ये है कि अब ये जो सिस्टम डेवलप किए गए हैं इन्हें एयरबस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये रडार्स जो हमने विकसित किए हैं ये इंडियन एयरफोर्स की जो सर्च एंड ट्रैक कैपेबिलिटी है ये बड़े क्षेत्र में बढ़ा देंगे। और इसका मतलब ये है कि एक बार एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होता है तो एक बड़े क्षेत्र पर निगरानी रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एवैक मार्क 2 हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इसको बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन फ्लाइंग कमांड पोस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि रीजनल एयर पावर डायनेमिक्स का जो टिल्ट है वो भारत की तरफ बढ़ाएगा। कुल मिलाकर के नेत्र सीरीज के जो एवैक है इन्होंने पहले ही अपनी जो उपयोगिता है वो काफ़ी दुनिया के सामने रख दी है, और हमें जो नेत्र मार्क 2 है इसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि नेत्र मार्क 2 की जो कैपेबिलिटी है वो इस क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें अपने कुछ जो क्षेत्र है वहाँ पर कमियां महसूस हुई हैं, और अब उन्हीं कमियों को नेत्र मार्क 2 की सहायता से पूरा किए जाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में DRDO को एक के बाद एक जो बड़ी सफलता है वो मिल रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है रूस से। दुबई एयर शो में SU-57 फलन के आने के बाद हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो भारत को लेकर बातचीत है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और रूस के अधिकारियों ने हाल ही में भारत के अधिकारियों से मुलाकात भी करी थी। लेकिन आज पब्लिकली अनाउंसमेंट करते हुए जो रोजबरोन एक्सपोर्ट के अधिकारी हैं उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में कहा कि SU-57 के लिए इस समय रूस भारत की तरफ काफ़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। उन्होंने कहा कि हम भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और पूर्ण स्वतंत्रता ऑफर कर रहे हैं। भारत इस एयरक्राफ्ट के साथ जो कुछ भी इंटीग्रेट करना चाहे, जिस तरह से भारत इसको यूज करना चाहे भारत कर सकता है। रूस की तरफ से किसी भी प्रकार का जो दबाव है ये भारत के ऊपर नहीं बनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ये जो FGFA का डेवलपमेंट हमने देखा है इसमें भारत की भूमिका को रूस काफी गंभीरता के साथ ले रहा है। रूस ने यहाँ तक कहा कि रूस इस समय भारत को
जो SU-57 फैलन है, इसका ट्विन सीटर वेरिएंट भी ऑफर कर रहा है, जो कि भारत के साथ को डेवलप किया जाएगा। जी हाँ, FGFA का जो ट्विन सीटर वेरिएंट है, भारत को ये भी ऑफर किया जा रहा है, और कुछ एयरक्राफ्ट जो सिंगल सीटर वेरिएंट है, ये बने बनाए भारत को रूस दे सकता है। दरअसल भारत ने जब से खुद को इस प्रोग्राम से बाहर कर लिया था 2018 में, अलग अलग इश्यूज के चलते, उसके बाद से रूस काफी ज्यादा एग्रेसिव है। ये अनाउंसमेंट ऐसे समय पर आई है जब भारतीय वायुसेना के लिए हमें जो हाईटेक फाइटर्स हैं, इनकी ज़रूरत है। और ऐसे में एक डिबेट इंडिया में काफ़ी देखी जाती है, वो है राफेल वर्सेस SU-57 फैलन की। और इस डिबेट को देखते हुए इस समय जो सिचुएशन है, वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर मानी जा रही है। हालांकि इस समय F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर के भारत के अधिकारियों की तरफ से कुछ टिप्पणी हुई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि भारत F-35 की तरफ तभी देखेगा जब भारत को इस प्लेटफॉर्म के साथ पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। अब जाहिर सी बात है कि F-35 के साथ तो पूर्ण स्वतंत्रता मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन रूस ऑलरेडी भारत को ये ऑफर कर रहा है। रूस इस प्रयास में है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले ही चीज़ों को फाइनलाइज कर लिया जाए, जो कि दिसंबर 2025 में होनी है, ताकि आगे का रास्ता क्लियर हो सके। और भारत, जो कि अपनी पुरानी हो रही फ्लीट को मॉडर्नाइज करना चाहता है और उन्हें ऐसे एयरक्राफ्ट की तलाश है जो कि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो ऐसे में SU-57 के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दरअसल भारत और रूस के बीच में ये जो संबंध स्थापित हुए थे FGFA को लेकर के, ये आज के नहीं है, बल्कि 2007 से हमें ये देखने को मिला था, जब एक जॉइंट वेंचर भारत और रूस के बीच में फॉर्म किया गया था। लेकिन कुछ मनमुटाव के चलते भारत ने इस प्रोग्राम से खुद को तकरीबन 295 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने के बाद बाहर किया था। लेकिन एक बार फिर से रूस और भारत के बीच में जो नज़दीकियां हैं, वो बढ़ रही हैं। अभी तक भारत को इसके रियर स्टेल्थ प्रोफाइल से कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन रूस ने दुबई एयर शो में जो अपडेटेड मॉडल्स रखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते दिखाया गया है। और रूस भी अब भारत की हर बात मानने के लिए तैयार है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर रूस और भारत के बीच में आम सहमति बन जाती है, तो इनका लोकल प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, जो कि नासिक असेंबली लाइन में किया जाना है। जबकि यहाँ पर इनको लेकर यह भी कहा जाता है कि जब बात आप यूनिट प्राइस की करते हैं, तो फिर ये राफेल से सस्ते भी भारत को पड़ सकते हैं। देखिए, भारत की डिमांड को हम समझते हैं और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी पॉसिबिलिटी इनकी है। भारत की सिंपल डिमांड है कि हम अपने गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ईसा रेडार, जो कि विरूपाक्ष है, उसको इंटीग्रेट करेंगे। और कहीं ना कहीं रूस ने इसको लेकर आम सहमति व्यक्त कर दी है। इसके अलावा इंडियन मेड एवियोनिक्स जो है, वो इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे। इंडियन मेड मिसाइल सिस्टम, जिसमें अस्त्र परिवार की मिसाइल और रुद्रम परिवार की जो मिसाइल है, इसको लेकर के भी जो हरी झंडी है, वो दे दी गई है। यानी रूस के पास अब इस समय कोई ऐसा चीज नहीं बचा जो वो ऑफर कर सकें। यानी कि सब कुछ उन्होंने भारत को ऑफर कर दिया है, और भारत को भी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें रूस ने मना किया हो। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे का निर्णय क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।